हेलो गाइस, कैसे हैं। आज पुनः सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर के माध्यम से आज आपको 18 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पुनः लेकर आया गया है। आज जो हमारा पहला करंट अफेयर्स से पहले मैंने एक कहा कि एक स्टेटमेंट लिखा जाए जो आपको हमेशा एनर्जी दे और ज्ञान देने का काम करे, क्योंकि यह स्टेटमेंट आपको कई बार एसेज में आपका यूज कर सकते हैं इसका। तो हमने कहा कि सपने हमारे चरित्र की कसौटी होते हैं। ये हेनरी डेविड थॉरो का विचार था। देखिए, छोटा सा लाइन नहीं है, इन्होंने बहुत बड़ा लाइन कहा कि सपने हमारे चरित्र का कसौटी है होते हैं। इनका इनका स्टेटमेंट था डेविड हेनरी डेविड थॉरो का। और थॉरो का विचारधारा गांधी पर भी प्रभाव पड़ा, गांधी जी की विचारधारा पर, गांधी पर भी प्रभावित था। तो सपने, आपको ये लिखने के पीछे मोटिव था कि आप हमेशा अगर अपने आप को, अपने चरित्र को निर्माण करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सपने आपका हमेशा बड़ा देखिए। सपने देखने में पैसा नहीं लगता है। तो हम लोग इसी स्टेटमेंट के साथ शुरू करते हैं। हमारा जो न्यूज था, मेंस और प्री दोनों दृष्टिकोण से मैंने न्यूज को कलेक्ट किया है, और कई सारे न्यूज जो है आपको मेंस के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी था। अनिवार्य मतदान, यह मेंस के दृष्टिकोण से यह न्यूज आपके लिए उपयोगी है। मोटे अनाज पर फिर आज न्यूज था, यह भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर जाएगा। प्री मेंस इंटरव्यू कहीं आपको जाके यह मदद मदद कर सकता है। ये भी न्यूज था। एक देश एक चुनाव, यह भी मेंस के दृष्टिकोण से उपयोगी है। ईरान सऊदी अरब समझौता और भारत, यह भी आईआर के सेगमेंट में मेंस के लिए उपयोगी है, क्योंकि पश्चिम एशिया जो एरिया है, पश्चिम एशिया विश्व का, वहां भारत का इंटरेस्ट हमेशा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ से प्रवासी भारतीय जाकर वहां से क्या करते हैं, काम करते हैं और डॉलर भेजने का काम करते हैं, और सबसे ज्यादा डॉलर आता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था अच्छे अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। और हमारे पास डॉलर का भंडार होना जरूरी है। अभी 600 अरब के आसपास में पहुंच चुका है, तो यह भी अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी हो जाता है। एक और है सीएजी और एफआरबीएम एक्ट। यहां से एफआरबीएम एक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर का जब प्रश्न देखेंगे तो वहां पता चल जाएगा। एक और सैन्य अभ्यास हुआ है, एक और न्यूज था, पुणे में होगा भारत अफ्रीका सैन्य अभ्यास। अफ्रीकी देशों का 22 देश है, उसके सैन्य अभ्यास पुणे में होंगे। यह भी न्यूज था। एक न्यूज था जबरन मतांतरण कानून। कई राज्यों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने की जो प्रक्रिया चली है देश में, उस पर लेकर कानून बनाया है। तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में याचिका था, मेन पेज पे ही है, फर्स्ट पेज पे है। तो यह न्यूज आर्टिकल 25 और 28 के ध्यान में रखते हुए मैंने इसे मेंस के दृष्टिकोण से इस न्यूज को मेंस के दृष्टिकोण से लाया, क्योंकि आप छोटे छोटे, क्योंकि यूपीएससी में छोटे फॉर्मेट में ही आंसर होगा, शॉर्ट आंसर हो लिखना पड़ेगा यूपीपीसीएस में, और बिहार में भी अब ये इस प्रक्रिया पे ही आ गया है आयोग। तो इसलिए मैंने कहा कि छोटे छोटे सेगमेंट को आप करते चलें। और अगला जो हमारा न्यूज था, अभिलेखीय पेज पर आप जाएंगे तो चीन का आक्रामक रुख, इससे जो है यह भी आपको मेंस के दृष्टिकोण से उपयोगी है। तो यह भी न्यूज चर्चा में था। पीटी के दृष्टिकोण से पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, यह न्यूज था इकोनॉमिक पेज पे। तो यह भी आपको आर्थिक दृष्टिकोण से जो न्यूज पूछे जाएंगे, यहां से काफी सपोर्ट हो जाएगा, और यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। अगला था इरेडा को आईपीओ में लाना। यह अधिकार दिया गया है इरेडा को, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो इसको आईपीओ लाने का अधिकार दिया गया है। तो यह भी जानना चाहिए इरेडा के बारे में, और आईपीओ क्या होता है यह भी थोड़ा जानकारी, आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। साथ ही नेपाल के नए उपराष्ट्रपति, इसलिए मैंने लिखा एक लाइन का, कारण क्या है कि आपको कई बार फैक्चुअल डाटा एक लाइन का किसी छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको उपयोगी था। ओलावृष्टि और बिहार, यहां भी बारिश हुई है, हम लोग भी बारिश के आनंद ले रहे थे, और उम्मीद है कि आप लोग तो आनंद ले ही रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि, उससे क्या हुआ है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिससे काफी किसानों को काफी क्षति उठाना पड़ रहा है। तो इस दृष्टिकोण से था, एक छोटा सा न्यूज था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, प्रकृति से रिलेटेड है। और यह भी वह बताया है कि सबसे ज्यादा शिवहर डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हुआ है, और प्रभावित होने से गेहूं के फसल को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो यह भी न्यूज था।
एक और न्यूज था, दैट वाज एंड नाउ, यह बिहार से रिलेटेड न्यूज था। तो यह भी मैंने लिख दिया है कि यह है क्या, या फिर मुख्यमंत्री जी इसका विमोचन कर रहे हैं, तो क्या है, यह किताब है या क्या है, जो भी हो इस पर हम लोग बात करेंगे। एक और न्यूज था, सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, यह भी आपके खेल पेज पर था। तो इतने सारे शीर्षक थे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी था। समझ में आ रहा होगा। तो इन सारे न्यूज को हम लोग एक एक करके देखते हैं आगे। अब हम लोग आया पहला न्यूज, मैंने फर्स्ट पेज का आगे नंबरिंग आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन मेरा मूल न्यूज था जबरन मतांतरण। यह न्यूज इसलिए मैंने लिखा कि इस पर आप मेंस का प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट, उसको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो यहां से क्वेश्चन आप आसानी से बेसिक का सहारा लेते हुए, करेंट का सहारा लेते हुए मेंस का आंसर राइटिंग आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन यह इसलिए न्यूज में बना कि सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका आया है जिसमें मांग किया गया है कि जो अलग अलग स्टेट, जैसे आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, जबरन धर्म परिवर्तन अगर कराया जा रहा है तो उसके लेकर कानून बनाया गया है। यह मांग किया जा रहा है कि आप क्या करें कि इस पर रोक लगा दिया जाए। तो इसी से ये जनहित याचिका था, लेकिन मैंने एक मेंस का क्वेश्चन बनाया, आप डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि जबरन जो धर्म परिवर्तन कानून लाया जा रहा है स्टेट में, क्या आपके धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है या हस्तक्षेप हो रहा है, या राज्य जो अभी कानून बना रही वो सही है, इस पर आप आपस में डिबेट कर सकते हैं, एक डिबेटिंग पॉइंट है। तो इसलिए मैंने एक आपका मेंस का क्वेश्चन बनाया। मेंस का क्वेश्चन है आपका, आप अभ्यास करते चलेंगे, उम्मीद है कि आप कर भी रहे होंगे, कि संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता का चर्चा करते हुए, आपके मेंस के प्रैक्टिस के लिए है कि संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता का चर्चा करते हुए यह बताइए कि राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून धार्मिक स्वतंत्रता को रोक रही है, धार्मिक स्वतंत्रता को रोक रही है, चर्चा कीजिए। आप इसके आंसर को आप 10 मार्क्स में लिख सकते हैं, 8 नंबर पर भी लिख सकते हैं, 15 नंबर पर लिख सकते हैं, जहां आप चाहेंगे। इसको आप अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि काफी बगैर अभ्यास कुछ नहीं होगा। और आप सोचेंगे कि हम एक दिन में मेंस लिख लेंगे, तैयारी कर लेंगे, तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए हर सेगमेंट का अभ्यास जरूरी है, तो लिखते चल रहे होंगे, उम्मीद है। अगला है मेंस का, पहले हम लोग मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि साथ में पीटी का मेंस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, चाइना का जो चीन का आक्रामक नीति है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान समय में चीन की आक्रामकता वैश्विक स्तर पर कई प्रकार की चुनौतियों को जन्म दे रहा है, यह हमारा कथन है। समझ में आ रहा होगा। इस कथन को ध्यान में रखकर विश्व एवं भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करिए, जांचिए परखिए कि विश्व के साथ साथ भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है चीन के आक्रामक रूप। क्योंकि अभी जो एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब और ईरान में, तो ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका के बाद चाइना दूसरा पोजीशन और भारत को तीसरे पोजीशन पर उन्होंने रखा है। तो अभी जो है आक्रामक नीति वैश्विक स्तर पर चीन का है, तो उस चीन के वैश्विक स्तर पर जो आक्रामक नीति है उसका विश्व के साथ साथ भारत पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है। 9 डैश लाइन का जो एरिया है उससे बढ़ाकर 11th कर लिया है। अलग अलग देशों में आप देखेंगे कि चेकबुक पॉलिसी जारी किए हुए हैं। साथ में आप देखेंगे कि दूसरे कमजोर या गरीब देशों को आर्थिक मदद करके वहां कहीं ना कहीं चाइना क्या करता है कि ऋण जाल में फंसा लेने का काम करता है। और एशिया महादेश में उसको अगर कोई विरोध करने वाला कोई देश है, मुल्क है, तो है भारत। वह देख रहा है कि भारत को किसी तरीके से मोतियों के माला के माध्यम से घेर लिया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, जिससे कि वैश्विक स्तर पर भारत का पोजीशन उस तरीके से न बढ़ पाए जैसा कि मैं चाह रहा हूं। तो ये आपको इसको वर्तमान परिदृश्य से जोड़ते हुए आप क्या करिए कि इसका अभ्यास करिए चाइना से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन था मेंस का ही, क्योंकि पश्चिम एशिया बहुत हमारे लिए मायने रखता है, तो पश्चिम एशिया को बहुत अच्छे से आईआर के सेगमेंट में आपको देखना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मेंस का एक और क्वेश्चन आप अभ्यास करिए। पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और ईरान के बीच होने वाले समझौता से भारत और पश्चिम एशिया को प्रभावित करेगा, स्पष्ट करिए। कह रहा है कि अगर अभी जो हाल में
चीन में क्या हुआ है कि चीन में ही यह मतलब समझौता हुआ है 2016 से लेकर अभी तक 2023 तक, जो अभी समझौता होने से पहले तक आप देखेंगे कि सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे, क्योंकि 16 के बाद ही दोनों से सभी तरह के संबंध टूट गए थे। अब क्या हुआ है कि चाइना के माध्यम से पश्चिम एशिया में इस दोनों देश को, जो शत्रु मुल्क थे, आपस में एक कर दिया गया है। तो इस पश्चिम एशिया में चाइना को क्या फायदा होगा, भारत को क्या नुकसान होगा, अमेरिका क्यों कमजोर हो गया? मतलब एनर्जी के सेक्टर वहां पे मेन चीज है। आपको अर्थव्यवस्था चलाने के लिए ऊर्जा जरूरी है, पेट्रोलियम पदार्थ। आपको पता ही होगा कि जीडीपी का 70% खर्च हम लोग अपने एनर्जी पर करते हैं। बाहर से हम लोग एनर्जी को आयात करते हैं, ऊर्जा आयात करते हैं, तब जाके हमारी अर्थव्यवस्था की पहिया जो है आगे बढ़ रही है। तो इस दृष्टिकोण से आपको अभ्यास करना चाहिए। ये तीसरा प्रश्न था मेंस का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे से रिलेटेड है, इससे से 2 प्रश्न है। रूस यूक्रेन समस्या और समाधान, 100 नंबर का है ये, ठीक है। आप अलग अलग नंबर आप निर्धारित कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन समस्या और समाधान यूपीएससी में नहीं पूछेगा, या इस प्रकार के इससे अगर पूछेगा तो आपको यूपीपीएससी में पूछेगा और बीपीएससी में पूछेगा, इस तरह से। लेकिन इसी को आप देखेंगे कि यूपीएससी अलग डायमेंशन में थोड़ा और जटिल करेगा, क्योंकि जटिल चीजों को ही सरल बनाना होता है उसको। उसके यूपीएससी का जो एस्से वाला एरिया है, आप देखेंगे कि बहुत ही, अगर आपके उसके अर्थ को नहीं समझ रहे हैं, जो अर्थ दिया गया है, तो आप अच्छा एस्से नहीं लिख लेंगे। तो एस्से लिखने के लिए हमेशा अभ्यास की जरूरत होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साथ में मैंने जीएस मेंस का क्वेश्चन का इशारा दिया। एस्से का एक लिखिए, रूस यूक्रेन समस्या और समाधान। एक और एस्से का क्वेश्चन था, ऊर्जा का भंडार और पश्चिम एशिया। ऊर्जा का भंडार और पश्चिम एशिया, इस पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। यहां आपके पास काफी कंटेंट हो जाएंगे, और यह जीएस के आधार पर ही। पहले आप क्या करिए कि ऐसे मैं बीच में एक कोशिश करूंगा कि आपको इससे कैसे लिखा जाता है, उस पर इससे लिखने से पहले कौन कौन से तथ्यों को ध्यान रखे और कैसे इससे लिखे और कैसे इससे की चीजों को इकट्ठा करे, एक अलग से मैं क्लास लूंगा उस पर। तो पहले अभी चलने दीजिए कंटिन्यू। अगर हो सकता है तो मैं कल ही संडे के दिन कोशिश करूंगा कि एक अलग से एस्से का क्लास आपको बताऊं और समझाऊं कि एस्से को कैसे लिखेंगे और एस्से की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो ये 2 एस्से हो गया। एक और क्वेश्चन था मेंस के दृष्टिकोण से, देश के लिए अनिवार्य मतदान क्यों आवश्यक है? यह न्यूज में था, अनिवार्य मतदान, क्योंकि यह आया है दिल्ली हाई कोर्ट में मामला, जनहित याचिका। यह कहा गया है कि मतदान करने के लोगों की जो इच्छा है वह कम होते जा रहा है, परसेंटेज कम हो जा रहा है, और इससे मतदान में अगर परसेंटेज असहभागिता कम होगा तो निश्चित है कि यह देश के लिए, लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। इसलिए अनिवार्य के लिए मतदान के दृष्टिकोण से हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका आया, और इस याचिका पर सुनवाई करने से अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि इनका कहना है कि इस पर सरकार का निर्णय पहले जरूरी है, सरकार कायदा बनाए, कानून बनाए, उसके बाद सोचा जाए कि क्या हमारे तरफ से गाइडलाइन हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा देश के लिए अनिवार्य मतदान क्यों आवश्यक है, और इससे होने वाले लाभ और हानियों का चर्चा करते हुए सुझाव दे। यह भी आप 10 नंबर में एक छोटा सा अभ्यास करना चाहिए। यह भी आपके मेंस के दृष्टिकोण से, पॉलिटी सेगमेंट में, क्योंकि अब किसी भी एग्जाम में देखेंगे यूपीपीसीएस, यूपीएससी या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के की जो आपका पॉलिटी वाला सेगमेंट है, वो आपको ट्रेडिशन से लिंक करके आपको करेंट पर ले आएगा, और जितने टॉपिक चल रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ वो आपको क्वेश्चन होगा। तो इसलिए साथ में क्यों ना, मेरा ये प्रयास है बार बार कि आप क्या करिए कि इसका अभ्यास करते चलिए, अलग अलग सेगमेंट बनाते चलिए। पॉलिटी का सेगमेंट एक साथ रख लीजिए, आईआर का सेगमेंट एक साथ रख लिया जाए, एस्से के लिए कुछ पेज आप एक साथ कर लीजिए, और धीरे धीरे अभ्यास करते चलिए। और निश्चित है कि एक ऐसा समय आ जाएगा कि अभ्यास से ही आप शिखर पर होंगे। उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि कल संडे है, तो संडे को आप दोनों काम करिए, करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो आपको लगता है कि मेरा कमजोर है तो उसका रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। साथ ही जो हम मेंस का क्वेश्चन देते जा रहे हैं उसका भी अभ्यास आप प्रत्येक कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो कर ही सकते हैं, ये आप करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मेंस से ही रिलेटेड है, जीएस से। एक देश एक चुनाव चर्चा का मुद्दा है। इस व्यवस्था को लागू करने में किस प्रकार के व्यवधान हैं तथा इससे होने वाले लाभों को भी बताइए।
कि एक देश एक चुनाव में क्या क्या व्यवधान हो सकता है। अब व्यवधान में देखेंगे तो कौन कौन से संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, किस किस संविधान के अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा, टाइम का निर्धारण कैसे होगा, 356 का क्या होगा, ये सारे पहलू पे आपको क्या होगा कि पार्लियामेंट में डिबेट होगा। फिर उसकी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही एक देश एक चुनाव कराया जा सकता है। और इस प्रकार की व्यवस्था वैश्विक स्तर पर आप स्वीडन में देख सकते हैं, ब्रिटेन में देख सकते हैं, कई ऐसे देश हैं कि एक साथ में चुनाव प्रांतों के लिए और केंद्र के लिए हो जाता है। तो यह जो आपका मेंस का चैप्टर था, तो यहाँ आप क्या करिए कि अभ्यास करते चलिए, यह भी आपके लिए काम का होते चला जाएगा। बढ़ते हम लोग आगे। अब हम आते हैं कि वही न्यूज़ था, बहुत मुद्दा हमने आपको क्या बता दिया है मेंस के लिए कि आपको वही अभी जस्ट हमने कहा कि अनिवार्य मतदान। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका आया अनिवार्य मतदान के लिए कि देश में मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और इसके कई सारे लाभ बताए गए हैं उस न्यूज में कि अगर अनिवार्य मतदान होता है तो क्या क्या फायदा हो सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जनहित याचिका आया दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है कि इसे आपको खारिज कर दिया और कहा, इनकार कर दिया इसे सुनवाई के लिए, और कहा कि पहले तर्क दिया है कि पहले कानून बन जाने दीजिए, फिर हम आगे बताएंगे, या फिर याचिका जब आएगी तो हम निर्णय लेंगे कि क्या क्या इसमें और सुधार हो सकता है और क्या करना चाहिए। तो इस पर आपको, लेकिन यह न्यूज चर्चा में है, तो चर्चा में है तो आपको हो सकता है कि आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, इंटरव्यू में पूछ दे आपसे, मेंस में पूछ दे आपसे, तो क्यों ना हम पहले से अभ्यास करते चलें। और यह निर्वाचन प्रक्रिया ही लोकतंत्र को जिंदा और जीवंत बनाने का काम करता है, इसलिए आप इसका अभ्यास करें। एक दूसरा हमारा न्यूज था ये, इसके जस्ट बाद हमने कहा ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली, ये हमारा न्यूज था, दूसरा न्यूज था या तीसरा न्यूज था। अब इसमें क्या है कि इसका जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है मोटे अनाज को लेकर, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में किए हैं। और श्री अन्न, जो श्री अन्न हम पीछे भी कि मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है 2023 को, इसको लेकर आपको याद रखना है कि डाक टिकट, पहला सिक्का, कॉफी टेबल बुक, वीडियो जारी किया गया है इसका। तो पूछा जा सकता है कि हाल में, और यह लाइन दे देगा, छोटे स्टेट एग्जाम में तो पूछा ही जा सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखने के लिए जरूरत है आपको, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। और 2023 को मिलेट वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है, यह भी मैंने लिख दिया है। इसमें क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो मिलेट्स है या मोटे अनाज है, वह जलवायु जो अभी परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मृदा या मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता कम रही है, इतना होने के बावजूद भी मोटे अनाज का उत्पादन हो सकता है और यह जलवायु अनुकूल है। तो यह भी चर्चा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, आयुर्वेद से पीछे उन्होंने कहा है कि लगभग 6500 बीसी पहले भारत में मोटे अनाज का उत्पादन हो रहा था, यह भी चर्चा उन्होंने किया। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारा जो वैदिक ग्रंथ है यजुर्वेद, उसमें 3 प्रकार के मोटे अनाज का चर्चा है। तो क्या क्या है भाई? प्रिय गवंग, ये है, अनाब शब्द आया है, और तीसरा श्याम का आया है, सबका इंग्लिश लिखा हुआ है, फॉक्सलेट, बर्नार्ड, ब्लैक, यह तीनों शब्द हमने लिख दिया है। और इसी तरीके से देखिए, इस पर अगर आप कुछ न्यूज पे बोल रहे हैं, एस्से में लिख रहे हैं, तो जहां से नॉलेज अगर जुड़ते चला जाए, आप क्या करेंगे कि ऐड करते चले जाएंगे, एक बात, ठीक है। अब इसमें एक लाइन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी उपयोगी था कि भारत में सबसे अधिक मोटे अनाज का उत्पादन कर्नाटक करता है। जितना भारत में उत्पादन होगा, उस उत्पादन का 19% अकेला जो है कर्नाटक ऐसे राज्य है जो मोटे अनाज का उत्पादन करता है। यह भी एक न्यूज और था जो मैंने लिखा नहीं, लेकिन ऐसे जानकारी दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि कोरिया के क्षेत्र में 3500 से 2000 बीसी पहले मोटे अनाज का, बाजरा का उत्पादन का साक्ष्य मिलता है। तो यह भी चर्चा था। तो यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। साथ ही इसमें देखेंगे कि मोटे अनाज में कैसे, मोटे अनाज में क्या क्या है वो भी उन्होंने बताया। तो मैंने लिख दिया मड़ुआ, कोदो, सांबा, कोयनी, कंगनी, जौ, लाल धान। अगर लाल धान भी पूछ दे कि लाल धान, यूपीएससी पूछ सकता है
यूपीएससी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज है या नहीं है, 5-6 नाम दे देंगे और उसमें से केवल 1, 2, 3 ऐसे करके आपको सजा दिया जाएगा। तो मोटे अनाज में मडुआ, कोदो, सांबा, कोयनी, कंगनी, जौ, लाल धान, ये सब रखा गया है। दलहन में जो अभी पेपर में चर्चा था, कुल्थी, अरहर और मसूर का चर्चा आया है, यह भी ध्यान रखिएगा। तिलहन में मकलोनी, अलसी और तिल, यह आपको तिलहन में चर्चा आया है, तो इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। कौन सा लाइन कहां एग्जामिनर के दृष्टिकोण से फिट करेगा, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। करेंट अफेयर्स का एरिया बहुत वैश्विक स्तर से हो जाता है, पूरा इसमें समझिए कि पूरा ब्रह्मांड और पूरा पृथ्वी समाहित है और सब चीज जुड़ा होता है। तो इसलिए किसी को यह नहीं सोचना है कि यह पूछेगा और यह नहीं पूछेगा, एक विधिवत तैयारी होते चलना चाहिए। ये हो गया। अब आया कि एक देश एक चुनाव, मैंने मेंस का क्वेश्चन आपको लिख दिया हूं, आप उम्मीद करूंगा कि आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे। अब आया हमारा कि एक देश एक चुनाव, कहा है कि यह जो न्यूज था कि राजनीतिक पार्टियों को अभी चर्चा हो रहा था कि सभी राजनीतिक पार्टी अगर तैयार हो जाए तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव देश में एक ही बार करा लिया जाएगा, इस पर चर्चा में था। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक देश एक चुनाव कराने में कौन कौन से निर्वाचन आयोग के दृष्टिकोण से या भारत के राजनीतिक दल के दृष्टिकोण से किस प्रकार की समस्याएं हैं और उस समस्या के साथ साथ इसका लाभ क्या हो सकता है और इसका नुकसान क्या हो सकता है, आप इस पर चर्चा कर लें, इस पर मेंस का प्रैक्टिस कर लें। अब आया जो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन था कि उन्होंने कहा है या न्यूज में बताया गया है कि संविधान के लगभग 5 से 6 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें बदलाव करना आवश्यक होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, वो कौन कौन सा अनुच्छेद है जिसे देख लिया जाए। तो अनुच्छेद 83 में लिखा गया है संसद की अवधि। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 83 में क्या है, संसद का अवधि लिखा गया है, तो यहां ही बदलाव करना होगा। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करना, यह भी इसमें भी बदलाव करना होगा, दूसरा अनुच्छेद था। तीसरा अनुच्छेद जो आपका है 172 विधानसभा की अवधि, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई 172 में बदलाव करना होगा। साथ ही 174 विधानसभा भंग करना, इसमें भी बदलाव करने की आवश्यकता होगा। और साथ ही 356 राष्ट्रपति शासन लागू करना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन जो था आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यह लाइन था कि इन सारे अनुच्छेद में बदलाव करना होगा। तो यह चर्चा का विषय है और आगे देखते हैं कि क्या होता है। पहला टारगेट है कि आप इस बार दे रहे हैं 14 मई और 28 मई का एग्जाम होगा और फिर सितंबर में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और बीच में जो वनडे एग्जाम होगा उस सबको देख ही रहे होंगे। आप टारगेट रखिए कि ऐसा मेहनत किया जाए, इतना बेस्ट प्लान हो आपके पास कि 1 साल के अंदर में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए और आप मुझे इसी यूट्यूब के माध्यम से या फोन के माध्यम से मुझे सूचित करें कि सर मेरा भी सिलेक्शन यूपीएससी में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या अदर एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है। सोचिए कितना मतलब खुशी का पल होगा हमारे लिए कि चलिए कम से कम मैंने जो बताया, जो मैं आपको सहयोग किया, उसका अगर कुछ फायदा मिला तो मैं अपने आप को धन समझूंगा। तो इसलिए अच्छे तरीके से प्लान किया जाए कि ज्यादा समय न लगे। जितना समय बढ़ते जाएगा उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा और कई तरह के आप सबके ऊपर प्रेशर और दबाव आ जाएंगे। इसलिए पूरा ताकत झोंक दिया जाए, पूरा एफर्ट लगाने की जरूरत है। और मैं कहता हूं कि आपसे बड़ा नहीं है, आप जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि आपके पास पूरी एनर्जी है। और हम लोग क्या है, युवा का मतलब ही होता है वायु, बस एक दिशा में चलना है, यह ध्यान रखना है। तो ये आपको एक देश एक चुनाव से रिलेटेड था। अब आया न्यूज नंबर 5 में हम लोग देखते हैं ईरान सऊदी अरब समझौता। ठीक है, तो इस पर जो न्यूज था ये मेंस के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है, प्री नहीं लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। यहां पे अगर प्री देखना चाहते हैं तो आप क्या करें कि पश्चिम एशिया का मैप देख लें, आप वहां का मैप अच्छे से देख सकते हैं एक। ठीक है, अगर इस देश के साथ भारत में, जैसे आपको संयुक्त अरब अमीरात से क्या हुआ है कि भारत का आर्थिक समझौता हुआ है, तो वो सब चीज भी आपको ध्यान रखना चाहिए यूपीएससी, खासकर यूपीएससी के दृष्टिकोण से। अब आया कि अभी हाल में क्या हुआ है कि चाइना के प्रयास से, चीन में ही आप देखेंगे कि सऊदी अरब और ईरान जो दोनों शत्रु एक दूसरे के शत्रु थे,
कब किस पर मिसाइल बरसाएंगे यह किसी को पता नहीं था। तो दोनों एक राष्ट्र एक दूसरे को कमजोर करने पे तुले हुए थे। और तो इन दोनों के बीच चाइना के प्रयास से चीन में समझौता हो गया है। अब समझौता जो हुआ है, क्योंकि हुआ क्या था कि 2016 में शिया धर्मगुरु थे, ईरान के शिया धर्मगुरु, जिसे सऊदी अरब ने क्या किया था कि फांसी दे दी। और फांसी देने के कारण ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध काफी कड़वाहट के में बदला और दोनों से सभी तरह के संबंध तोड़ दिए गए। और जिससे क्या हुआ कि पश्चिम एशिया में हमेशा टेंशन बना हुआ था। अब आप पर इस पर विचार करना है कि चाइना का पश्चिम एशिया में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब पश्चिम एशिया में जब चाइना घुसेगा, बड़े स्तर पे अपना शक्ति बढ़ाएगा, तो भारत को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, एक। दूसरा, अमेरिका जो वैश्विक लीडर है वह पश्चिम एशिया में कमजोर है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यूरोप का भी पश्चिम एशिया में नजर रहता है, उसका क्या होगा। अगर चाइना पश्चिम एशिया में बैठ गया तो खासकर भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही इस काट को आगे बढ़ाने के लिए, इसे चाइना के काट को कमजोर करने के लिए, इसकी शक्ति को कमजोर करने के लिए हमारा क्या किस प्रकार का पॉलिसी हो, यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो फिर इससे नुकसान काफी बढ़ जाएगा। तो यह मेंस के दृष्टिकोण से उपयोगी है, इसलिए मैंने इस पर जस्ट पहले आपको मेंस का क्वेश्चन लिखने का काम किया और बताया। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब आते हैं अगले न्यूज की तरफ। अब आया है कि सैन्य अभ्यास, जैसे अपने सुरक्षा के लिए, अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो भारत सरकार है, वह हमेशा अपने सैनिकों को मूवमेंट में रखती है। कारण क्या है कि अगर वह शिथिल पड़ जाएगा तो समझ आ जाए कि राष्ट्र का सुरक्षा शिथिल पड़ गया। तो ये जो हम लोग टॉपिक है, पुणे में भारतीय अफ्रीका सैन्य अभ्यास, पुणे में भारत और अफ्रीका देशों का सैन्य अभ्यास, तो मैं आपको बार बार यही बात समझा रहा हूं कि अभ्यास, कम पढ़ाई हो चलेगा, लेकिन अभ्यास प्रत्येक दिन जरूरी है। 5 क्वेश्चन किया जाए, 10 क्वेश्चन किया जाए, लेकिन अभ्यास टाइम निकाल लीजिए, टाइम बना लीजिए, टाइम टेबल कि भाई हमको 2 ही क्वेश्चन को, अगर मान लिया जाए कि अब 30 दिन 2 क्वेश्चन का अभ्यास मेंस का करते हैं, तो सोचिए 60 क्वेश्चन हो गया। तो 60 क्वेश्चन मल्टीप्लाई करते चलिए, कितना सारे क्वेश्चन का आपका अभ्यास हो गया। अगर एक क्वेश्चन सप्ताह में अगर इससे लिखते हैं तो 4 क्वेश्चन का अभ्यास हो गया। और 100 क्वेश्चन का 100 अगर इससे का अभ्यास कर लिए तो जटिल से जटिल भी अगर इससे पूछे जाएंगे तो आप निश्चित है कि औरों की अपेक्षा जो अभ्यास नहीं कर रहा है बेहतर स्थिति में होंगे। अब बात आता है कि अब आते हैं न्यूज की तरफ कि यह अभ्यास क्या क्या हुआ इस अभ्यास में। तो यह अभ्यास जब भी होगा वह 21 से 29 मार्च तक होगा। 28 मार्च को क्या होगा कि 22 अफ्रीकी देशों का सेनाध्यक्ष पहुंच रहे हैं और इनका सम्मेलन होगा पुणे में। कहां होगा भाई? 22 अफ्रीकी देशों के सेनाध्यक्ष का सम्मेलन होगा पुणे में। और इसका मेजबानी हमारे जो स्थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे साहब करेंगे। तो यह ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट दे दे सेना प्रमुख है। चलिए इधर देखिए, तो हम कह रहे हैं कि पुणे में भारत अफ्रीका सैन्य अभ्यास, यह एक शीर्षक हुआ। तो अफ्रीका में आपको पता है कि 54 कंट्री है, 54 देश है। इसमें से 22 देश अभी आए हुए हैं, सॉरी आने वाले हैं। तो 22 देश मिलके और भारतीय सैनिक क्या कर रहे हैं कि उनको सेना से जुड़ा हुआ सारे गतिविधियों का जानकारी देंगे, प्रशिक्षण देंगे। तो अब बात आया कि एक स्टेटमेंट कि अफ्रीका के 22 देश कहां, सेनाध्यक्ष कहां पहुंच रहे हैं, तो पुणे में। पहला ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा कि हमारे मनोज पांडे साहब नेतृत्व करेंगे। तीसरा कि अफ्रीकी देशों के बीच 2019 के बाद यह दूसरा सैन्य अभ्यास होगा। कौन सा सैन्य अभ्यास होगा? दूसरा सैन्य अभ्यास होगा। 3 लाइन इसमें, एक तो पुणे में हो रहा है, सभी 22 देशों का सेनाध्यक्ष का सम्मेलन है, एक लाइन। दूसरा किस 19 के बाद दूसरा सैन्य अभ्यास है, दूसरा लाइन याद रखना है। तीसरा जो है कि इसमें कुछ देश का नाम आया था, मैंने सभी देश का नाम नहीं लिखा क्योंकि उतना आपको याद नहीं रहेगा। इसमें सैन्य अभ्यास में कांगो, नाइजर, गाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, युगांडा, केन्या, तंजानिया इत्यादि देशों की सेनाओं भाग लेंगे। तो यह भी एक छोटा सा डाटा था। और एक मैप छोटा सा मैंने बना दिया है आपको कि एशिया में, सॉरी अफ्रीका में 54 देश है एक, और यहाँ पे पुणे का मैप बना हुआ है, पुणे में ही लोग का अब सैन्य अभ्यास हो गया यहाँ पे।
तो ये एक आपका मैप भी है। तो थोड़ा सा अगर आप देखना चाहते हैं तो अफ्रीकी महादेश का मैप जाएं और एक बार देख लें कि कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन सा देश है, किस देश का लोकेशन क्या है। आपको फिजिकल भी देख लेना चाहिए और पॉलिटिकल भी देखना चाहिए। दोनों दृष्टिकोण से अगर आप देख लेते हैं तो पूरा अफ्रीका महादेश को एक बार घूम लेंगे, देख लेंगे कि अच्छा कहाँ क्या है नहीं है। तो ये ज्यादा आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। यह था न्यूज। तो कम से कम होमवर्क अगर हम देते हैं तो उम्मीद करूंगा कि आप सब कर रहे होंगे, ये आपके लिए काफी उपयोगी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अब आया एक न्यूज था पुरानी पेंशन योजना और राज्य सरकारें। ठीक है, कई राज्य सरकार क्या किए हैं कि पुरानी जो पेंशन योजना था ऑफिसर्स, अधिकारी, कर्मचारी को मिलता था, कुछ सरकार बंद कर दिया गया, भारत सरकार के द्वारा बंद किया गया। अब क्या हुआ कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है कि पहले से ही पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया। लागू करने के बाद चुनावी जो माहौल आ रहा है, इसमें चुनावी फायदा उठाने के लिए अन्य राज्य भी इस पेंशन योजना को लागू करना चाहते हैं। ठीक है, अब यह न्यूज इसलिए था कि सीएजी के जो हेड हैं मुर्मू साहब, उन्होंने कहा कि भाई हमारा काम है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में अवगत कराना। कानून बनाने, हम तो कानून बनाने का काम नहीं कर सकते हैं, हम अवगत करा सकते हैं। तो सीएजी और अन्य आर्थिक एजेंसियों का कहना है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है जो ओपीएस का जो दबाव आएगा पुरानी पेंशन योजना का, वह उसको वहन कर सके। यह आर्थिक एजेंसी जो भी है राज्यों को हिदायत दे रहा है कि अगर आपका राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा अगर बढ़ जाएगा तो काफी आप क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था के अनुरूप आप अपने राज्य को बेहतर तरीके से नहीं चला पाएंगे। ये आर्थिक एजेंसी या सीएजी का स्टेटमेंट है, तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आया कि राज्यों को लेकर सीएजी रिपोर्ट में क्या क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, सब्सिडी, और साथ में वह यह भी बताता है कि आपके पास कितने वित्त बचे हुए, फंड बचे हुए जिससे नई योजना आप चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो सीएजी का भी चर्चा था, इसलिए मैंने इसको रखा। और साथ में एक और न्यूज था उसमें, एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट, तो आपसे पूछ दे कि एफआरबीएम एक्ट क्या है और राज्यों को क्या एफआरबीएम के हिसाब से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यह भी था। तो मैंने कहा कि इसे भी आपको बता देता हूं। उसका हिंदी होता है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन 2023। एफआरबीएम एक्ट का जो हिंदी है आप देखेंगे, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन 2003 लिखा हो, 23 गलत से बोला गया, 2003। अब इसका काम क्या है, ये है क्या, एफआरबीएम है क्या? तो देश की राजकोषीय व्यवस्था अनुशासन के अनुरूप चल रहा है या नहीं, एक डिसिप्लिन के तहत चल रहा है या नहीं, यह बताया गया है कि अनुशासन लाने के लिए, देश की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च और घाटे जैसी कारकों पर नजर रखने के लिए कह रहा है कि राजकोषीय अनुशासन हो, अत्यधिक खर्च न हो, और वह मतलब सरकारी खर्च और घाटा ये सब न बढ़े, इसको ध्यान रखने के लिए एफआरबीएम एक्ट 2003 लाया गया था। और यह तैयार हुआ 2003 में, 5 जुलाई 2004 से लागू है। 5 जुलाई 2004 से लागू है। तो यह भी आपको जानकारी मिल गया कि भाई एफआरबीएम क्या है या राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन क्या है। तो आपको बताना है कि सर 2003 में भारत सरकार के द्वारा इस एक्ट को लाया गया था, जिसका उद्देश्य था, जिसमें टारगेट था कि राजकोष जो है, राजकोषीय व्यवस्था बेहतर हो, वह भारत का भी और राज्यों का भी, और इसी के हिसाब से आपको राजकोषीय घाटा का जो आंकड़ा होता है उसको रखना पड़ता है, इसको ध्यान रखना पड़ता है राज्यों को। तो यह जानकारी था। साथ ही इसका क्या उद्देश्य है यह भी बताया गया है कि एफआरबीएम का क्या उद्देश्य है, यह क्या है, यह हमने बताया आपको। कब लागू हुआ यह भी बताया हमने आपको, 5 जुलाई 2004 को लागू हुआ, 3 में लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता लाना। यह इसका उद्देश्य है कि वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता लाना, एक पहला। दूसरा, दीर्घकालिक उद्देश्य भी लिखा है कि दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है, भारत के लिए राजकोषीय स्थिरता प्राप्त करना। राजकोषीय स्थिरता प्राप्त करना, यह मत सोचिए कि केवल भारत, वैश्विक स्तर पर भी राजकोष का ध्यान रखा जाता है, तो राज्यों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी।
इसीलिए जो आर्थिक सलाहकार के लोग थे उन्होंने कहा कि ओपीएस को शुरू नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन चुनाव है, सरकार को अपना घाटा और फायदा पता होता है, जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनको उनको भी सत्ता में आने का मौका मिलना चाहिए। तो राजकोषीय स्थिरता प्राप्त करना और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई को लचीला देना, यह आपका दीर्घकालिक उद्देश्य है। ये दो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, तो दोनों उद्देश्य को आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पूछे कि एफआरबीएम क्या है तो तुरंत बताना है कि यह इस उद्देश्य से लाया गया और ये इस प्रकार का घटना, इसमें आपको सारा जानकारी होना चाहिए। अब आता है एक अगला न्यूज है आपका ओलावृष्टि और बिहार। ओलावृष्टि और बिहार, इसको देख लेते हैं। तो अभी जो मौसम, अभी यहाँ बारिश हुई है, आज भी बारिश हुई है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब के क्षेत्रों में ओलावृष्टि का असर देखा गया है। तो बिहार से रिलेटेड जो एग्जाम दे रहे हैं, देखिए कौन सा क्या पूछा जाएगा ये किसी के बस की बात नहीं है करंट अफेयर्स में बताना। तो हमने कहा कि उसमें चर्चा था मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी में सर्वाधिक ओलावृष्टि हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान रखना है। लेकिन हुआ क्या कि शिवहर जिला पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, असर सबसे ज्यादा शिवहर जिला पर पड़ा है। यहाँ के किसानों का जो गेहूं का फसल था काफी बर्बाद हो गया। आपको पता ही होगा कि किसान अगर जिंदा है तो देश जिंदा है। अगर किसान की हालत खराब हो गई तो निश्चित है कि देश का हालत खराब हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि देश में आज वर्तमान समय में किसान क्या कोई बेहतर नेता नहीं निकला। चौधरी चरण सिंह जी के बाद आज तक देश तरसते रह गया कि कोई बेहतर किसान नेता, मतलब आजादी के बाद के भारत में बेहतर किसान नेता हो तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। सारे छोटे छोटे अपने क्षेत्रीय उद्देश्य से जुड़े होते हैं, लेकिन किसान का मुद्दा उसमें कहीं ना कहीं गौन हो जाता है। तो किसान, आपको पता ही होगा कि किसान की क्या स्थिति है। पूरा भारत का कृषि ही मौसम मानसून पर आधारित है, और उम्मीद करूंगा कि जब आप लोग ब्यूरोक्रेट्स हो जाएं तो किसान से रिलेटेड जो भी योजना है उससे मतलब अंतरात्मा आपकी जुड़ी हुई है, आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं। किसान के हर व्यक्ति एक किसान है। जैसे कि 1857 के सिपाही विद्रोह में विपिन चंद्रा जी लिखते हैं एनसीईआरटी में, 12वीं के एनसीईआरटी में मॉडर्न इंडिया में, कि हर सिपाही किसान है, हर सिपाही किसान है। तो उसी तरीके से हर भारतीय, हर अधिकारी आज देश का किसान है। तो किसानों के प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, बढ़ जाता है। और ऐसे भी आप सब कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े होते हैं। तो जब आपको रिस्पॉन्स मिल जाए, अभी मैं नहीं कुछ कहता हूं, अभी मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूं, जब 1 साल के बाद आप जब जिला में होंगे और ब्लॉक में होंगे, जो आपको राइट्स मिला जाए, तो किसान के लिए जो भी योजनाएं हैं आपके कलम के पावर के द्वारा उससे अच्छे से पहुंचा दीजिए। किसान गदगद हो जाएगा और हमेशा आप सबके लिए दुआ मिलता रहेगा। तो यह न्यूज था एक छोटा सा, और बात ऐसे ही बिहार का आप समझ ही रहे हैं कि प्रॉपर वे में कृषि प्रधान राज्य है। और एक चीज थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि पंजाब, देखिए कि पंजाब भी कृषि बेस्ड अर्थव्यवस्था है। तो पंजाब के पास जल नहीं है, मानव संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि अपने तकनीक और हरित क्रांति के लाभ उठाते हुए वह आज भारत को पेट भरने का काम करता है। वही दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बिहार के पास क्या क्या है भाई, उपजाऊ मृदा मिट्टी है, मानव संसाधन है, मतलब सस्ता श्रम संसाधन है, और जल। आप देखिए तीनों व्यवस्था होने के बावजूद भी बिहार जैसा स्टेट बीमारू राज्य में आज भी पड़ा हुआ है। कृषि वहां, कृषि जो है बिहार का जो कृषि होता है वह जीविकोपार्जन के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो जब आप बिहार जाएंगे वहां का डीएम होके, एसडीएम होके, या फिर ब्लॉक में कृषि पदाधिकारी, या फिर जो भी वीडियो बन के, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी हमने थोड़ा सा समझाने का काम किया। ये था। अगला था पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। अगला जो हमारा न्यूज था, यह भी न्यूज आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि यह पार्क 7 राज्यों में लगाए जाएंगे। पहला कि 7 राज्यों में पार्क लगेगा। ये क्या हुआ यहां से, ये यह पार्क 7 राज्यों में लगाए जाएंगे। यहाँ मित्र जो है, यहाँ है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड द अप्रैल, यह इसका फुल फॉर्म हो जाता है मित्र की मंजूरी मिली है। तो यह ध्यान रखिएगा, मित्र का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अब फिर जस्ट इसके बाद इसका मैंने कहा तीसरे पॉइंट में कि इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भारत में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एवं निर्यात का वैश्विक हब के रूप में विकसित करना।
हमारा जो उद्देश्य होगा इस मित्र योजना का कि भारत को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का वैश्विक हब के रूप में विकसित करना। यह ध्यान रखिएगा, पूछ देगा, यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया जाएगा, आराम से क्वेश्चन बन सकता है इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से। वह यूपी भी बना देगा, बिहार भी, और यूपीएससी का तो है ही इस तरह का क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स आधारित ही ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 20-22 प्रश्न इकोनॉमिक्स से आ जाते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो उद्देश्य आपको पता चल गया कि हम भारत को कैसा बना देना चाहते हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का वैश्विक हब के रूप में हम लोग बदलना चाह रहे हैं, या हमारे गार्जियन बदलना चाह रहे हैं। ये दूसरा कि 7 राज्यों में जो मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होगा उसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, अब इससे अगर इस टेक्सटाइल पार्क को लगाते हैं तो इसका लाभ क्या होगा, तो मैंने एक लाइन में लाभ लिखा है कि 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन हो जाएगा। तो आप इस डाटा को रोजगार के न्यूज में भी यूज कर सकते हैं, मेंस में, एसए में, तो यह भी आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले न्यूज की तरफ। ठीक है, अब आया न्यूज है इरेडा और आईपीओ। अगला न्यूज है इरेडा और आईपीओ। अभी जस्ट क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के जो मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्री समिति है सीसीईए, ने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्तावना को मंजूरी दे दी है। ठीक है भाई, प्रस्तावना को मंजूरी मिल गया है। तो इसमें है क्या, तो अब इसमें क्या क्या जानना चाहिए आपको। इरेडा, तो यह क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी कंपनियां कार्यरत है उसे वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इरेडा देखिए लिखा हुआ है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने वाली सरकारी कंपनी है इरेडा। यह ध्यान रखिएगा, इरेडा के बारे में पूछे तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, उसका काम का क्षेत्र कौन सा है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र। ठीक है, इरेडा को आईपीओ आरंभिक पब्लिक ऑफर लाने की मंजूरी दी गई है भारत सरकार के द्वारा। जो अभी आर्थिक मामले के कमेटी है उसने कहा है इरेडा से कि आप आईपीओ ले आइए, प्रारंभिक पब्लिक ऑफर लाइए। ठीक है, यह दूसरा लाइन इसके लिए जरूरी था। तीसरा कि इससे पहले 2017 में भी इरेडा को आईपीओ लाने की मंजूरी दी गई थी। यह भी तीसरा लाइन है, यह ध्यान रखिएगा। चौथा कि भाई यह जो इरेडा है कब स्थापित हुई, तो 1987 में। ठीक है, और यह जो है आरबीआई के तहत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह अगर लिख दे आपसे कि इरेडा एक बैंकिंग कंपनी है तो गलत हो जाएगा। गैर बैंकिंग है, इरेडा क्या है, गैर बैंकिंग कंपनी है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। एक और लाइन था उसमें कि 2030 में हम लोग क्या करेंगे कि नवीकरणीय क्षेत्र में 5 लाख मेगावाट बिजली क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो यह डाटा भी याद रखिएगा। तो यहां से आपको यहां इरेडा और आईपीओ के बारे में जानकारी मिल गया। अब हम लोग समझते हैं आईपीओ। आईपीओ क्या है, ठीक है, तो इसका हिंदी होता है आरंभिक सार्वजनिक पेशकश। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई एक निजी कंपनी स्थापित हुआ, उसमें कई शेयर धारकों का शेयर होता है। कोई भी बड़ी कंपनी आप बना रहे हैं तो उसको क्या होगा कि एक निजी तौर पर गठित कंपनी जब पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने शेयरों को ऑफर करके सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन जाती है। जो उसका शेयर है और उसी शेयर को क्या करती है, सभी के लिए ऑफर करके सार्वजनिक रूप से कंपनी के रूप में बन जाती है। वही उसका जो पहला शेयर होता है, पहला शेयर, वही आईपीओ है। ध्यान रखना है, पूछे कि आईपीओ कौन है, तो आईपीओ से क्या समझते हैं, तो आपको बताना चाहिए। या यूपीएससी ने एक बार यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछा है, एक बार क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आईपीओ क्या है, तो बताना है कि सर किसी भी कंपनी का आरंभिक शेयर जब मार्केट में आता है वो सार्वजनिक करता है, जो बिक्री होता है, बिकवाली होता है, वही उसका आईपीओ है। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए होंगे। अगला जो हमारा न्यूज था, राम सहाय यादव, यह आपके नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो यह भी याद रखिएगा क्योंकि यह हमारे पड़ोस में है और नेपाल पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चेकबुक पॉलिसी के द्वारा चाइना हमेशा यहां तक पहुंच गया है। और ये कई बार आप देखे होंगे
कि उत्तराखंड के एरिया में जो सीमा बाउंड्री है उसके लेकर काला पानी इस सब के लेकर विवाद बना रहता है, तो ध्यान आपको नेपाल पर रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं और बेटी रोटी का संबंध है। यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, बात समझ आ रहा होगा, आने जाने के लिए ओपन बाउंड्री है। तो यह राम सहाय यादव, क्योंकि अगर पड़ोसी आपका सही रहेंगे तो हम और क्या होगा, मित्रवत संबंध हमारा बेहतर होते जाएगा पड़ोसियों के साथ, हम लोग और डेवलप करने का काम करेंगे। यह था। अब आया एक न्यूज था खेल से कि वर्ष 22 का ही न्यूज है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला हॉकी खिलाड़ी, तो मिडफील्डर के रूप में जाने जाते हैं हॉकी खिलाड़ी के रूप में हार्दिक सिंह, उनको पुरुष के लिए मिला है हॉकी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। पूछे कि हॉकी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है, हार्दिक सिंह। और गोलकीपर महिला में पूछे तो सविता पुनिया है। यह छोटा सा न्यूज था, यह खेल के दृष्टिकोण से मैंने इसको भी कहा कि नहीं, आपको बताते चलते हैं। अगला एक न्यूज था बिहार डेट वाज एंड नाउ। ये क्या है बिहार डेट वाज एंड नाउ? तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार को समग्रता रूप से होलिस्टिक रूप से क्या है कि प्रदर्शित करने वाला एक फोटोग्राफ है। कौन है ये? फोटोग्राफ है, इसका नाम है, जिसके मुख्यमंत्री के हाथों से विमोचन किया गया है। तो फोटोग्राफर कौन है भाई, छायाकार कौन कौन है, इसने बनाया किसने है? रघुनाथ राय और उषा राय ने। ये आपको ध्यान रखना है। रघु राय और उषा राय, यह भी याद रखिएगा। तो बिहार डेट वाज एंड नाउ यह क्या है कि फोटोग्राफ है जिसे मुख्यमंत्री जी द्वारा विमोचित किया गया है, और इसको छायाकार जो बनाने वाले लोग हैं रघु राय और उषा राय हैं, ठीक है, पद्मश्री हैं। तो यह न्यूज था। इतने सारे न्यूज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी था। ये इतना हो गया। और आज जितना हमने न्यूज लाया है वो पीटी कमेंट्स दोनों के दृष्टिकोण से उपयोगी था। उम्मीद करूंगा कि आप सब इस पर अच्छे से काम कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि करंट अफेयर्स पे अगर अच्छे से आप काम कर लेते हैं तो आधा सफर आपका क्या होगा, तय हो जाएगा, और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी हो जाएगी, आप कहीं भी कोई चीजों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आज का न्यूज आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी रहा होगा। एक और लास्ट में सूचना है कि आप सब जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर नई दिल्ली के केंद्र से जो करंट अफेयर सुन रहे हैं, कृपया प्लीज आप इसे लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ एक काम करें कि जो मित्र या भाई बंधु या बहनें अगर ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी शेयर करें और उनसे जोड़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर अगले दिन नए न्यूज के साथ।